नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। तो आज हम सब जो पिछले क्रम में क्लास संचालित की जा रही थी उसी क्रम में हम सब आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यानी जो एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था 2005 में, उसके विषय में हम सब चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया था और सरकार को क्या सुझाव दिया गया था कि जो पिछले जो विभिन्न शिक्षा नीति बनाए गए थे उसके सुधार के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उसमें क्या क्या मुख्य बिंदुओं पे इस पर चर्चा की गई थी। तो ये जो वर्तमान समय में 2019 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके पहले तक ये शिक्षा से संबंधित एक नवीनतम दस्तावेज थी, परंतु जब अब नई शिक्षा नीति 2019 जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद वो सबसे जो आधुनिकतम शिक्षा नीति पे जो दस्तावेज होगा वो 2019 की शिक्षा नीति होगी। परंतु उसके पहले सबसे आधुनिकतम किसी भी शिक्षा से संबंधित जो राष्ट्रीय दस्तावेज था उसमें ये प्रमुख था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तब जब ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बनाई गई तो इसके अंतर्गत एक फार्मूला तय किया गया, एक सूत्र के अंतर्गत इसकी घोषणा हुई। उसमें क्या क्या, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना भार के अधिगम, यानी इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा में अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया बनाने पे जोर दिया गया जिसमें जो अधिगम हो बिना भार के हो, यानी कोई बर्डन ना हो, स्टूडेंट पे कोई बर्डन ना डाला जाए, उसे स्वतंत्र होकर सोचने और समझने की क्षमता उसमें विकसित की जाए। इसी के अंतर्गत जो करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बनाया गया था, इसी के अंतर्गत इसी सूत्र को लेकर इसकी शुरुआत की गई थी। इसका टैगलाइन यही था कि बिना भार के अधिगम, यानी बच्चों को बिना बोझ के उन्हें सिखाया जा सके जिससे वो अधिगम में अधिक रुचि ले और उसे सार्थक रूप से उसे सीख सके। तो ये हमेशा आप सब याद रखिएगा। इसका टैगलाइन था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के अधिगम, यानी पढ़ाने में ऐसे पाठ्यक्रम का विकसित किया जाए जिसमें बच्चों को उसको पढ़ने में ज़्यादा उसे बोझ महसूस ना हो, वो ज़्यादा दबाव महसूस ना करें, उसे मुक्त वातावरण मिले, वो उसे स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने की क्षमता उसमें विकसित हो। ऐसा पाठ्यक्रम का संचालन किया जा सके जिसमें बच्चों पे अधिक कम से कम बोझ डाला जा सके। अगर बच्चों पे अगर दबाव कम होगा तो वो उसकी अधिगम क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, उसकी सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी और वो जो सोचेंगे वो स्वतंत्र मन से बिना किसी दबाव में आए हुए अपने खुला वातावरण में अपने मस्तिष्क का समुचित उपयोग करके किसी भी अधिगम प्रक्रिया को सार्थक बनाएंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत ये बोला गया कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, यानी जो स्टूडेंट हैं, छात्र एवं छात्राएं हैं, उन्हें क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इस पाठ्यचर्या में इसी विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है, यानी ये जो राष्ट्रीय जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जो एक दस्तावेज है। किस तरह का दस्तावेज है? इस दस्तावेज में इस बात पे केंद्रित, इन विषयों पर केंद्रित किया गया है कि मतलब छात्र एवं छात्राओं को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषय पे ध्यान केंद्रित करके एक दस्तावेज बनाया गया। यानी बच्चों के पाठ्यचर्या से संबंधित विभिन्न जो आयाम होते हैं उस पे चर्चा की गई है कि बच्चे किसी भी करिकुलम को, इस अनुरूप बच्चे के करिकुलम को बनाया जाए कि बच्चे अधिक से अधिक उसे सीख सके और जो उन्हें बताया जाए वो अपने स्वतंत्र मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके वो अपने पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से समझ सके।
तो देखिए, ये जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या है, इसकी उत्पत्ति कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध है सभ्यता का प्रगति, उससे हुआ है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक निबंध में ये बताया था कि पाठचर्या किस रूप में होना चाहिए, बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया में कैसे उसे लगाया जा सके, जिससे उस पे बिना बोझ दिए हुए उसे अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके। यानी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की उत्पत्ति किससे हुई है, मतलब कैसे हुई है, तो इस जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध था, निबंध का क्या नाम था, सभ्यता का प्रगति, यानी जो सभ्यता की प्रगति नामक निबंध जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी, उससे प्रभावित होकर ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बनाई गई है, उसी से ये लिया गया है। और इसमें मुख्य रूप से उसी बातों पे ध्यान दिया गया है कि बच्चों को किस विधि के द्वारा कैसे पढ़ाया जाए और जिससे उनके कम से कम बर्डन आए और वो अपने स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज के बारे में सोच सके। अब देखिए, इसका गठन जो किस रूप में हुआ, तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे एक कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की। इसमें देश के चुने हुए विशेषज्ञों, विद्वानों एवं शिक्षा विदों का एक कमेटी बनाई गई और उसमें इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया। और किसके पहल पे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई, जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को बनाने के लिए एक बनाई गई जो कमीशन, और उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। और उस कमीशन में जो उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल कर रहे थे और उसके अंतर्गत जो विभिन्न सारे विशेषज्ञ थे, विद्वान थे और शिक्षा से संबंधित बहुत सारे स्कॉलर थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि पाठचर्या को, पाठ्यक्रम कैरिकुलम में कैसी कैसी चीज़ों को किस अनुरूप में जोड़ा जाए कि बच्चे के उस पर बोझ ना पड़े। यानी बच्चों को इस रूप में अधिगम कराया जाए कि बच्चों को कम से कम उस पर बर्डन हो और बच्चे स्वतंत्र रूप से उस प्रक्रिया को सीख सके जो बच्चों को सिखाया जा सके। यानी उस पर ना स्कूल से शिक्षकों का दबाव हो, ना पाठ्यक्रम का दबाव हो, ना और कोई बाहरी दबाव हो, वो बिना दबाव रहित होके अधिगम प्रक्रिया को अपने रूप से संचालित कर सके। इसीलिए जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था उसको बनाया गया था। और आगे हम सब चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत किस किस मुख्य विशेषताओं की चर्चा की गई। तो सबसे पहले हम जो इसके अंतर्गत 5 जो सूत्र बनाए गए थे, जो 5 सिद्धांत थे कि इसमें क्या क्या किस पे मुख्य रूप से प्रकाश डालना है, किस पे चर्चा करना है, उस पहले हम 5 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। जो 5 सिद्धांत जो मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए थे एनसीएफ 2005 के, जो इस प्रकार हैं। यानी उसका गठन किया गया था, गठन के अंतर्गत एक सिद्धांत बनाया गया था कि इन्हीं सिद्धांतों पे मुख्य रूप से चर्चा करना है और इनके निवारण के लिए आवश्यक सुझाव देना है। यानी इनके निवारण कैसे किया जाए, इस पे कैसे जोर दिया जाए, ये सिद्धांत कैसे विकसित करने के लिए जो बहुत सारे शिक्षाविद थे इन पे चर्चा प्रस्तुत किए और जो 5 सिद्धांत थे वो उसको विकसित करने के लिए अपना प्रयास किए। तो एनसीएफ 2005 के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे जो निम्न है। पहला क्या सिद्धांत था कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी पाठचर्या में इस रूप में जोड़ा जाए विषयों को कि ज्ञान केवल विद्यालय तक सीमित ना हो, विद्यालय के बाहर भी ज्ञान का फैलाव हो। यानी इस रूप में ज्ञान दिया जाए कि केवल विद्यालय में जो एक बाउंड्री है उसी के अंदर उसका ज्ञान सीमित ना रह जाए।
यानी बच्चों में इस रूप में ज्ञान का प्रसार हो कि बाहरी जो अपने रोजमर्रा जो दैनिक जीवन है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए बच्चे उस पर सोच समझ सके, उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। यानी बाहरी जीवन के, यानी जो सामाजिक जीवन है उनके, जो आर्थिक जीवन है उसके जो प्रतिदिन उनके सम्मुख जो समस्या उत्पन्न होती है उसका निवारण वो कैसे कर सके। तो इस कमेटी का बस इतना ही कहना था कि ज्ञान को विद्यालय तक ही सीमित न रखा जाए, यानी बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया जाए कि उसका प्रयोग बच्चे विद्यालय के बाहर भी अपने सामाजिक जीवन में कर सकें। इस रूप में उन्होंने पाठ्यक्रम बनाने पे जोर दिया, यानी उसमें बच्चे के व्यवहारिक जीवन में उस अपने ज्ञान का प्रयोग कर सके। मूल उद्देश्य यही था कि पाठचर्या को इस प्रकार बनाया जाए कि बच्चे जो अपना ज्ञान है, जो अधिगम प्रक्रिया के द्वारा बच्चे जो अपने अंदर लेते हैं, जो सीखते हैं, उसका प्रयोग वो अपने व्यवहारिक जीवन में कर सके। यानी जो उनके व्यवहारिक जीवन में जो समस्या आती है, जो अन्य प्रकार के जो समाधान हो, अगर उनकी कहीं पे जो समाज में कुरीति हो या ऐसी रीति रिवाज हो जो समाज के लिए उचित ना हो, तो उसके लिए उस समय छात्र आगे आके उसकी व्याख्या करे और जो सही है समाज के लिए उसके लिए वो बताएं कि ये चीज गलत है और ये सही है। यानी अपने ज्ञान का प्रयोग वो अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कर सके। ये था पहला क्या था कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अब इसमें दूसरा क्या था कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो रटने की प्रक्रिया, यानी पढ़ाई केवल ये नहीं कि रट के आए, जो चीज याद हो गया वो उस पे जोर देने पे उस प्रणाली पे मुक्त किया जाए। यानी पढ़ाई को मतलब अधिगम को ऐसा बनाया जाए कि केवल रटने वाली चीज नहीं हो, व्यक्ति यानी बालक उसको अपने अंदर समझ सके। यानी अधिगम में केवल रटन प्रणाली से उसको मुक्त रखा जाए, यानी बच्चों को इस अनुरूप पाठ्यक्रम बनाया जाए कि बच्चे उसका व्यवहारिक प्रयोग कर सके, व्यवहारिक प्रयोग करके उसे समझ सके, उससे विभिन्न प्रायोगिक कार्य करवाएं, प्रैक्टिकल संबंधित कार्य उससे करवाए गए जिससे बच्चे वो समझ सके। जैसे कोई भी अगर चीज बच्चों को समझाना है तो उस चीज को कठिन जो प्रकरण होते हैं, टॉपिक होते हैं, उससे व्यवहारिक जीवन से जोड़ के उसे समझाइए और उसे मतलब प्रायोगिक कक्षाओं में उसे करके बताया जाए जिससे बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आ जाए। बच्चे केवल रट ना लें, किसी प्रश्नों को या कोई भी समस्या को शिक्षक के द्वारा बताने के बाद बच्चे केवल उसे रट कर उसे समझे ना, बल्कि उसे समझ लें। पहले इस अनुरूप समझ लें कि उन्हें रटने की आवश्यकता ना हो, केवल वो अपने अंतर्मुख, अपने बौद्धिक स्तर से उसे इस रूप में समझ लें कि वो किसी दूसरे को अच्छे से बता सके। लेकिन दूसरी सिद्धांत यह बनाया गया था कि बच्चों में जो पढ़ाई में जो रटने की प्रणाली है उससे उसे मुक्त रखा जाए। तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत था, उसमें क्या कहा गया था कि पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी पाठचर्या इस प्रकार न बनाया जाए कि केवल वो पाठ पुस्तक केंद्रित रह जाए, यानी जो पाठ पुस्तक में जो कैरिकुलम बनाया जाए उसी पे केंद्रित न रह जाए, उसके बाहरी व्यवहारिक ज्ञान में विस्तार हो और विद्यालय के बाहरी जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन है उससे भी बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए कैरिकुलम में ऐसे ऐसे चीज जोड़ा जाए कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा सहगामी क्रियाएं हैं जैसे खेल कूद है और विभिन्न जैसे पर्यटन टूर हो गया, यानी शैक्षिक उसको क्या कहते हैं एजुकेशनल टूर, यानी शैक्षणिक भ्रमण पे जो शैक्षणिक भ्रमण पे जाते हैं तो बच्चों को ले जाके उससे ये बताया जाए कि जो आप किताब में पढ़ रहे हैं और उसका वास्तविक रूप ऐसे है, तो बच्चों के सम्मुख में यानी वो जो बच्चों के आगे वो ज्यादा देख पाएंगे, उसे अनुभव कर पाएंगे, तो बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे। यानी केवल पाठ पुस्तक केंद्रित पाठचर्या ना बनाया, जैसे
केवल बच्चों का जो ज्ञान है पाठ्य पुस्तक पे केंद्रित हो और बाहरी दुनिया को वो न समझ पाए। यानी इस बात पे भी जोर दिया जाए कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी बाहरी दुनिया से भी बच्चे अपने इंटरेक्ट कर सके, अंतर्क्रिया कर सके। जो वास्तविक जीवन है, यानी किताबी जीवन से लेके और वास्तविक जीवन को अपने आप को सामंजस्य स्थापित करे और किताबी ज्ञान को समझ लेने के बाद सामाजिक ज्ञान और बाहरी रूप में जो ज्ञान उससे प्राप्त हो रहा है उसका प्रयोग वो कैसे कर रहे हैं, उसमें समाज में अपने ज्ञान का प्रयोग वो कैसे कर रहे हैं, इस पे ध्यान देने की बात। फिर चौथी जो सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत, उसके अंतर्गत कहा गया कि कक्षा कक्ष गतिविधियों को जोड़ा जाए, यानी कक्षा कक्ष गतिविधियों को जोड़ा जाए एवं इसको लचीला बनाया जाए। यानी जो क्लासरूम में विभिन्न गतिविधियां को जोड़ा जाए, जैसे क्लासरूम में समय समय पे क्यूज कराया जाए, यानी जो प्रतियोगिता कराया जाए, समय समय पे क्लास में एक ऐसा मतलब कैरिकुलम का संचालन किया जाए, ऐसा गतिविधि कराया जाए जो पाठ्यक्रम से संबंधित हो और बच्चों के मतलब खेल के रूप में खेल विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को ऐसे समायोजित किया जाए कि बच्चे उसे बहुत आसानी से समझ सके। यानी केवल कंटिन्यू कक्षाएं न चलाई जाए, कक्षाओं के बीच में एक ऐसा कक्षा मतलब रखा जाए जिससे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके, अपने अंतर्क्रियाओं बच्चे एक दूसरे से अंतर्क्रिया कर सके, शिक्षकों से प्रश्न पूछ सके और शिक्षक भी ऐसी गतिविधियां संचालन करें जिससे बच्चों को उसमें रुचि पैदा हो और बच्चे उससे जिज्ञासा बस शिक्षकों से प्रश्न पूछ सके। अब उसके बाद जो पांचवा जो सिद्धांत है वो है कि बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाए, यानी पाठचर्या इस अनुरूप बनाया जाए कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना का विकास हो। देश में जो राष्ट्रीय भावना है उसको विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में जो ऐसे कहानियाँ और वीरों के कहानियाँ और देश की आज़ादी में कितने लोग बलिदान दिए, हमारे देश को कैसे आज़ादी मिली है, कितना संघर्ष करना पड़ा, इन सब संबंधी जो पृष्ठभूमि है, विषय वस्तु, उसको पाठचर्या में शामिल करके बच्चों में राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करना। तो ये जो एनसीएफ 2005 है उसके अंतर्गत 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे, उस पर हम सब चर्चा किए। तो क्या क्या सिद्धांत था? पहला सिद्धांत था कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो भी ज्ञान दिया जाए उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा क्या था? पढ़ाई को रटने प्रणाली से दूर रखा जाए, जो यानी केवल रटने वाली प्रणाली है उससे इसे मुक्त किया जाए। फिर तीसरी क्या सिद्धांत था? पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी पाठचर्या जो बनाया जाए वो केवल पाठ पुस्तक केंद्रित न हो जाए, इससे बाहर रूप से भी ज्ञान दे, यानी पुस्तक से हटकर बालकों को जो व्यवहारिक रूप से जो ज्ञान देने की प्रक्रिया उसको भी अपनाया जाए। फिर चौथा जो सिद्धांत है, कक्षा कक्ष गतिविधियों को जोड़ा जाए एवं इसमें लचीला बनाया जाए, यानी कक्षा कक्ष में जो गतिविधि है, यानी शिक्षण करने की जो प्रक्रिया है शिक्षक के द्वारा, उसे ज्यादा दंडात्मक ना बनाया जाए, उसे लचीला बनाया जाए और ऐसे गतिविधियों को उसमें जोड़ा जाए कि बच्चों को अधिक से अधिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके, बच्चे उसमें उत्सुकता पैदा हो उस विषय वस्तु के विषय में और शिक्षक से इंटरेक्ट कर सकें और वार्तालाप कर सकें, अपने जिज्ञासा को शांत कर सकें और उसमें रुचि पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का जो आयोजन करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। यानी शिक्षक अपने कक्षा कक्ष गतिविधियों को इस रूप में शामिल करें कि जो पाठचर्या है, जो आपका विषय वस्तु उससे संबंधित हो और बच्चे उसे अच्छे ढंग से समझ सके। और जो पांचवी जो सिद्धांत है, जो बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, यानी पाठ्यक्रम में ऐसे चीज को शामिल करना जिससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो, धर्मनिरपेक्षता का विकास हो और सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक जो एनसीएफ 2005, और इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इसकी क्या विशेषता थी। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि एनसीएफ की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आज तो हम एनसीएफ के बारे में पढ़ें कि एनसीएफ का परिचय पढ़ें और एनसीएफ की जो 5 मुख्य
जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ें और हम कल इसके प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।